हेलो हेलो, चलो देखे ना, वॉइस आ रही है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना। वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु की संरचना। 11th क्लास की हमारी केमिस्ट्री कंटिन्यू चल रही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखाओं की पूरी सीरीज है ना। उसमें कौन कौन आया था भाई? उसमें हमारे पास लाइमन सीरीज आया था, पास्चन आया था, ब्रैकेट आया था, फंड आया था, है ना, हेम्फरी ना, ये सब सीरीज आए थे। मतलब ये सब क्या होता है? श्रेणी होती है। अब मैंने आपको समझाया था कि हाँ, ये हमारा लो एनर्जी लेवल होता है 1, फिर होता है कितना 2, फिर 3। तो ये इसमें जो रेखाएं होती है वो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है ना, कहीं से भी आ सकता है। तो रेखाएं कितनी होगी संख्या में? रेखाएं कितनी होगी संख्या में कैसे निकालेंगे? तो इन्हीं स्पेक्ट्रम रेखाओं के संख्याओं की गणना, लिखो स्पेक्ट्रम रेखाओं की गणना, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम ऐसे लिखते हैं, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या की गणना, संख्या की हमें गणना करना है बच्चा पार्टी। संख्या की गणना करेंगे, ठीक है ना, गणना करना है, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये ट्रिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंपटीशन को क्रैक कराने के लिए है ना, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ाते हैं। सेम आपको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करना मत करना, शेयर जरूर करना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना। चलो देखो, अगर मजा आ जाए तो ठीक है भाई। चलो कंटिन्यू करेंगे। देखो, अब मान लो हमारे पास कोई हाइड्रोजन जैसे परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चौथे कोष में से, मतलब चौथे ऊर्जा स्तर से कूद कर कहाँ रहा है? पहले में कहाँ जा रहा है? तो उसमें से कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलेंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास उसके लिए क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है ना। लिखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कहां से? उच्च ऊर्जा स्तर, उसे हम लोग N2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2 बोलते हैं। से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न मतलब कम ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि N1 पर क्या होते हैं? N1 पर आते हैं तो क्या होती है? यहां से स्पेक्ट्रम रेखाओं को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? आते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का क्या करता है? उत्सर्जन। क्या करता है बताओ? उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। अच्छा, ये N2 था ना, मैंने N1 लगाना भूल गया ना। N1 पर आते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? तो उन उत्सर्जित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उत्सर्जित रेखाओं की संख्या, ये संख्या कितनी होगी? देखो ध्यान से, ये संख्या होगी हमारे पास N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा बताओ? अपॉन में हम लोग लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं? 2। तो ये आपको ना फॉर्मूला ध्यान होगा, ठीक है ना। इससे हम लोग करते हैं सॉल्व ऐसे क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पर बेस्ड एक, ठीक है, उसे आप ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन
n बराबर 6 से मूल अवस्था में आता है। किस में आता है? मूल अवस्था में आ जाता है। तो उत्सर्जित रेखाओं की संख्या बताओ कितनी होगी? उत्सर्जित किसकी? उत्सर्जित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बताओ कितना होगा? उत्सर्जित रेखाओं की संख्या, उत्सर्जित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन, देखो ध्यान से बताओ क्या कह रहा है। ये कह रहा है बताओ n बराबर 6 पर है, n बराबर तो 2 हो गया, n2 कहां पर आ गया? n1 मूल अवस्था 1 होगी, क्या होगी? 1 होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप सॉल्व करो रख करके। तो रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखो ध्यान से, n2 कितना है? 6, n1 कितना है? 1, फिर 6 माइनस 1 प्लस 1 है ना, अपॉन कितना आ गया? 2, कितना आ गया? 2। देखो 6 में से गया तो 5 गुना, खत्म हो गया, कितना आ गया? 6 बटा कितना? 2, तो 2 तिया 6, कितना? 15 रेखाएं। कितनी होगी? 15 रेखाएं उत्सर्जित होगी बेटा, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 6वें कोष में है और वो फिर जंप मार के कूद करके कहां पहुंच गया? मूल अवस्था, मतलब पहले कोष में पहुंच गया, तो बताओ कितनी होगी उसका रेखाएं? 15। कितनी होगी? 15। समझ में आया? कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़े आगे हैं। बोलो इसको। देखो भाई, तो यहां पर हम लोगों ने ना बोर तो हमने पहले ही खत्म कर लिया था, आपको हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा दिया। अब हम लोग चैप्टर के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब हम लोग डी ब्रोगली अवधारणा के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। क्या समझेंगे बताओ? डी ब्रोगली, अंग्रेजी में तो डी ब्रोगली लिखते हैं और हिंदी में डे ब्रोगली। क्या लिखते हैं? डे ब्रोगली। लिखो, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, द्वैती द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, द्रव्य की द्वैत समझते हो? डुअल, दोहरी, द्वैत प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। डुअल नेचर ऑफ मैटर, क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैटर का डुअल नेचर होता है। कैसा होता है? पदार्थ होती है, पदार्थ, द्रव्य भी क्या लेते हैं? द्रव्य। इसकी द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। तरंग मतलब जो तरंग, वेव, ठीक है ना। देखो डी ब्रोगली है ना, तो इसमें कौन आता है? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कौन आता है इसमें? डी ब्रोगली अवधारणा। लिखो, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में लिखना, और हिंदी में क्या बोलेंगे? दे ब्रोगली अवधारणा, दे ब्रोगली, ठीक है ना। दे ब्रोगली इस लिखते हैं भाई, ठीक है भाई, ब्रोगली ऐसे नहीं लिखते हैं। दे ब्रोगली, दे ब्रोगली अवधारणा, देखो ध्यान से, दे ब्रोगली अवधारणा बोलते हैं। दे मतलब हिंदी में, अंग्रेजी में डी लिखते हैं, डी, देखो ना डी लिखा है ना, ऐसे नाम है इनका। इसने क्या किया? इसने कहा, किसने कहा? इसने दे ब्रोगली के अनुसार द्रव्य या फिर कह लो क्या, पदार्थ क्या करते हैं? द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कौन कौन सी दो प्रकृति? सुनो ध्यान से। द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि कणीय प्रकृति। कौन सी? कणीय प्रकृति। इसका मतलब होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और एक इसका होता है
तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, हम इसको बोलते हैं वेव नेचर। क्या बोलते हैं? वेव नेचर, अंग्रेजी में कहेंगे वेव नेचर। ठीक है ना, लिखो इसको इतने, फिर मैं आपको समझाता हूं और इसके बारे में डिटेल में। लाइनिंग आ गई इसमें, ठीक करता हूं इसको। बेटा द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है? द्वैत प्रकृति मतलब दो तरह के प्राकृतिक वो होता है, प्रकृति मतलब नेचर, व्यवहार होता है किसका? पदार्थों का। देखो कण प्रकृति तो बोर ने समझा दिया, किसने? और प्लांक भाई साहब ने समझाया था। किसने? प्लांक कौन था, याद है? फोटोन की ऊर्जा बताया था। क्या कहा था उसने? कि प्रकाश की किरणें आती है बंडल के रूप में, ऊर्जा होता है, ऊर्जा का बंडल होता है, उसे फोटोन कहते हैं, और वो आकर टकराती है। तो जब टकराती है, जब कणीय प्रकृति होता है, कैसा होता है? कणीय प्रकृति। ठीक है ना, तो यही बात बोर ने प्रूफ कर दिया था बाद में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति दिखाता है, ये डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया। क्या बताया? कि देखो इसने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा यदि m द्रव्यमान वाले पदार्थ को v वेग से त्वरित किया जाए, मतलब गतिशील बनाया जाए तेजी से, तो वो तरंग व्यवहार दर्शाता है। कैसा? तरंग व्यवहार दर्शाता है। समझ में आ गया? लिखो इसके अनुसार, लिखो डी ब्रोगली के अनुसार, लिखो हिंदी में, दे ब्रोगली के अनुसार पदार्थ क्या करते हैं? पदार्थ तरंग प्रकृति, तरंग व्यवहार, लिख दो, व्यवहार दर्शाते हैं। और इसने कैसे कहा? इसने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया, दुनिया को बोल करके बताया कि क्या? समस्त सूक्ष्मतम द्रव्य कण, समस्त सूक्ष्मतम द्रव्य कण गति की अवस्था में तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। क्या कहा इसने? लिखो समस्त सूक्ष्म द्रव्य गति की अवस्था में तरंग प्रकृति क्या करते हैं? तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। ये बात कहा किसने? डी ब्रोगली या दे ब्रोगली ने। समझ में आया? ये बात इसने बता दिया। ठीक है, और क्या कहा इसने पता है? तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया। क्या दिया? समीकरण दिया उसने कहा, क्या कहा इसने? कि हमारे पास तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है? अगर किसी पदार्थ को जिसका v द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है और v वेग से गति दी जाए, तो उसके अंदर तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाँ, तो क्या कहा? यदि m द्रव्यमान वाले पदार्थ को v वेग से, पदार्थ को v वेग से त्वरित किया जाए। क्या किया जाए? त्वरित किया जाए तो पदार्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, तरंग की भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य द्रव्य के संवेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती
संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? और फिर उसने क्या किया, एक समीकरण दिया, बताया तरंग दैर्घ्य किसका, पदार्थ का व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, उसके संवेग के, उसके संवेग के। और जब ये समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग H लगाते हैं। क्या लगाते हैं? H। अब H क्या है? प्लांक स्थिरांक। क्या है? H होता है, यहां मत लिखो, ऐसे लिखो, H है प्लांक का स्थिरांक। प्लांक का स्थिरांक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्लांक स्थिरांक का भाई सब H। और H का मान आपको पहले लिखवा चुका हूं ना, H का मान, तो यहाँ बार बार लिखवाने की आवश्यकता तो है ही नहीं, या आवश्यकता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम, अब देखो जो संवेग होता है P, अगर M का भार है और V वेग है तो MV होता है। क्या होता है? MV होता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन MV। H अपॉन MV ये दिया था उसने, ठीक है ना। अच्छा, ये केवल सूक्ष्म कणों के लिए मान्य होता है, यह केवल सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन आदि के लिए ही मान्य होता है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? बहुत ही छोटे कण होते हैं ना, उसके लिए मान्यता है। ऐसा नहीं है तुम इतना बड़ा पत्थर उछाल लेकर के और फेंक दो, तरंग आ जाएगा, उसमें तरंग नहीं आएगा, ठीक है ना। सूक्ष्मतम कण, बहुत सूक्ष्म कण होता है, उसके लिए केवल क्या है, मान्य है, ठीक है ना। समझ में आ गया? और इसी से लगा था पता क्या, कि तरंग प्रकृति कण की कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति, यानी कि लैम्डा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, कण प्रकृति। क्या? कणीय प्रकृति। अब बताओ ये क्या है, MV, ये किसका होता है, संवेग तो कणों का ही तो होता है। आप क्या पढ़ते हो फिजिक्स में, M द्रव्यमान का बॉल V वेग से फेंकते हो तो उसमें संवेग आता है। क्या आता है? और यहीं से न्यूटन का सेकंड लॉ बनता है। क्या बनता है सेकंड लॉ, कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित किए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है लगाए गए बल की दिशा में। ये होता है कौन सा, द्वितीय नियम होता है न्यूटन का। तो वहां पर कण होता है ना, कण, पदार्थ कण है, वो गुण दिखा रहा है संवेग से। तो संवेग ये रहा MV, क्या बता रहा है, कणीय प्रकृति। लेकिन लैम्डा होता है किसका, तरंग दैर्घ्य होता है। ये क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। लेकिन ये होता है किसका, तरंग का होता है। तो तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति ये क्या होते हैं, आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ इनके फॉर्मूले। ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे होगा ना भाई, तरंग प्रकृति है, कणीय प्रकृति है, प्रूफ कैसे होते हैं ये, है ना। तो इसका आइंस्टीन और उसका कौन, प्लांक के नियम से मिला करके बनते हैं। कहां से बनते हैं, ठीक है ना, प्लांक का नियम और इसके नियम को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिखो, ये वाला बनेगा कैसे फॉर्मूला, ठीक है ना। दे ब्रोगली के समीकरण की व्युत्पत्ति, क्या बोला मैंने, व्युत्पत्ति, ठीक है ना। डेरिवेशन हम यहां पर देखेंगे इसका, ठीक है ना। बस तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तुम्हें बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो प्लांक के अनुसार, किसके अनुसार, प्लांक के अनुसार बताओ फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है H न्यू। क्या होती है, H न्यू। और आप इसे क्या लिखते हो, HC अपॉन लैम्डा। क्या लिखते हो, हाँ, ये किसके लिए होता है, फोटोन की, ठीक है ना। अब आइंस्टीन भाई साहब आ गए, कौन आ गए,
आइंस्टीन का मिलाओ, आइंस्टीन आइंस्टीन के नियम भी है एक। देखो आइंस्टीन क्या बोलता है कि अगर कोई पदार्थ जिसका द्रव्यमान क्या है m है, उसको प्रकाश की चाल c से अगर त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए तो उसमें ऊर्जा होती है। क्या होती है उसकी? सारा द्रव्यमान ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है। ऐसा कहा था आइंस्टीन ने, याद होगा। E इक्वल टू क्या था? mc²। क्या था? अब देखो ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, तो दोनों को इक्वल कर दो। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना? तो 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 को मिलाओ आपस में। देखो तो hc/λ हो गया और यहां पर mc² हो गया। क्या हो गया? अब देखो c से c क्या हुआ? कट गया, नहीं कट गया? तो क्या हुआ देखो, h, देखो h तो यहां पर क्या है? लैम्डा है ना, तो लैम्डा का मान क्या होगा? देखो ध्यान से, यहां से लैम्डा का मान निकलेगा, ये इधर गया h/mc, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा h/mc। दिख रहा है? देखो आपको प्रकाश की चाल जितनी वेग देनी पड़ेगी कण को, तब क्या बनेगा? वो तरंग बनेगा। क्या बनेगा? तरंग। समझ में आया? हाँ। तो यहां पर वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि तरंग की भांति व्यवहार करेगा कोई भी कण, उसमें क्या आ जाएगा? तरंग दैर्घ्य। लेकिन कब? जब प्रकाश की चाल से आप त्वरित कर दोगे। ठीक है ना? हाँ। तो यदि m द्रव्यमान और c कण का वेग हो, तो वेग मतलब v कर देंगे उसको। ठीक है ना? हम लोग क्या कर देंगे? v। तो क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h/mv। क्या बन जाएगा? जो कि लैम्डा इक्वल टू 1/p होता है। क्या होता है? p मतलब संवेग। p मतलब संवेग। दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो आइंस्टीन का समीकरण और किसका? प्लांक का मिला करके ये बना। ठीक है ना? कॉपी करो इसको जल्दी से। ठीक है ना? अब सुनो, देखो ध्यान से। तो ये तो आपको आ गया ना? अब तुमको याद है बोर ने एक बात कही थी, बोर ने एक बात कही थी कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग MeVr वो क्या होता है? NH/2π होता है। क्या होता है? यानी क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज होता है, मतलब निश्चित होता है। बस इसने बोल दिया, इसने बस गणितीय निरूपण नहीं दे सका। ये क्या नहीं दे सका? ये दिया किसने? बोर के अनुसार। बोर के अनुसार, बोर के अनुसार, बोर के अनुसार ना, आप ना इसके नीचे लिखना, ये दिया था उसने, बोर के अनुसार नाभिक के, किसके? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है। क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है। ठीक है ना? क्या रहता है? क्वांटीकृत संवेग क्वांटीकृत रहता है, क्वांटीकृत रहता है। ठीक है ना? इसके अनुसार। और इसने अपने मॉडल को यही कह करके प्रस्तुत किया था, लेकिन गणितीय निरूपण नहीं दे पाया। ये क्या नहीं दे पाया? मैथमेटिकल रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तभी तो फेल हुआ ये। ठीक है ना? लेकिन किंतु बोर अपने इस नियम
अपने इस नियम को गणितीय 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 रूप से निरूपित गणितीय रूप में निरूपित नहीं कर सका। निरूपित गणितीय रूप में निरूपित नहीं कर सका। ठीक है ना। इसका गणितीय व्याख्या किसने किया? डी ब्रोगली ने। किसने किया? दे ब्रोगली ने दिया। समझ में आया? और कैसे दिया ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है ना। चल आप यहां तक रखो, फिर मैं तुम्हें अगली क्लास में समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि भाई साहब ये जो क्वांटाइज्ड था, क्वांटीकृत था, क्या चीज? कोणीय संवेग। किसका? किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा है वृत्त कक्ष में। क्वांटाइज मतलब NH/2π था ये, लेकिन गणितीय उसका वो व्याख्या कर नहीं सका। ठीक है ना। और उसने n का मान क्या दिया था वहां पर? 1 2 3 4। ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये? तो ये हमें क्या बताती है अब हम तुमको डी ब्रोगली की हेल्प से समझाएंगे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।